क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि बीज का बाहरी आवरण कहलाता है बीज पत्र, बीज आवरण या भ्रूण या फिर जड़। तो समझने के लिए हम चित्र पर ध्यान देंगे। तो ये जो हमारा बीज का चित्र है और इसके बीज के बाहरी भाग को कहते हैं, बाहरी भाग को कहते हैं बीज आवरण, और बीज के जो अंदर भाग को कहते हैं, अंदर भाग को बीज पत्र कहा जाता है। इस पर एक भी लगा होता है बीज प्लस आवरण इक्वल टू बीज आवरण। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि अंकुरण के समय सबसे पहले निकलता है तना, पत्ती, जड़ या फिर फूल। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी है जड़, क्योंकि यह बीज है, बीज से पहले जड़ निकलता है, जड़ निकल जाने के बाद बीज से क्या निकलता है, तना निकलता है, और तना जब वातावरण में पहुंच जाता है तो इससे पत्तियां निकलती है। तो इसका प्रोसेस होता है जड़, तना और पत्ती। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर क्या हमारा क्वेश्चन में क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, सौरभ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10th के साइंस के बायोलॉजी के चैप्टर जीवों में विचरण के मोस्ट एमसीक्यूज करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम पार्ट 1 क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक कंप्लीट कर दिए थे, और आज का ये पार्ट 2, इसमें हम क्वेश्चन 30 से आगे के मोस्ट वीवीआर एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यही वो सवाल होंगे जो बोर्ड एग्जाम में सीधे या घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और सौरभ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पार्ट 2 का पहला प्रश्न यानी कि 30वां नंबर प्रश्न कहता है कि बहुखंडन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम या फिर हाइड्रा। तो हमारा सही उत्तर होगा प्लाज्मोडियम, क्योंकि यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह जो प्लाज्मोडियम है यह एक प्रतिकूल कठोर अवस्था में बंद रहता है, जिसे हम पुटी कहते हैं। और यह पुटी जो होती है अनेक संतान इसके अंदर रहती है, और ये पुटी जो होती है ना अचानक फट जाती है, और फटते के साथ अपने जैसे असंख्य जीवों का निर्माण करती है। तो यह क्रिया को हम देख सकते हैं कि एक जीव से विभिन्न जीव का उत्पन्न हुआ, तो यह क्रिया बहुखंडन की क्रिया हुई, यानी एक जीव का बहुत सारा खंडन हुआ, तो यह बहुखंडन का उदाहरण होगा। तो यह एक प्लाज्मोडियम है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। तो चलिए प्रश्न नंबर 32 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मुकुलन का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमीबा, ईस्ट, स्पाइरोजाइरा या फिर राइजोबस। तो हमारा सही उत्तर होगा ईस्ट। ईस्ट की क्रिया पे यहाँ हम देख रहे हैं, या जो ईस्ट जनक जीव है इसके शरीर से उभार निकलते हैं, जिसे हम मुकुल कहते हैं, और इसी मुकुल से जो है एक नए जीव का निर्माण होता है। तो यह क्रिया मुकुलन कहलाती है। तो मुकुलन का उदाहरण होता है ईस्ट और हाइड्रा। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि बीजाणु निर्माण पाया जाता है अमीबा में, हाइड्रा में, राइजोबस में या फिर मानव में। तो बीजाणु निर्माण जो होता है वह निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे फीताकृमि, राइजोबस इत्यादि में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जीव का कोशिका का विभाजन होता है, यानी जो जीव होते हैं उनसे ही बहुत सारे जीव का निर्माण होता है। यानी इसमें जो होते हैं जनक जीव ये खुद को नष्ट कर लेते हैं और अपने जैसे बहुत सारे जीव का उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को बीजाणु निर्माण कहा जाता है, जो कि निम्न श्रेणी के जंतु जैसे फीताकृमि और राइजोबस में होता है। तो हमारा 34वां नंबर प्रश्न कहता है कि अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है। तो अलैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है, तो विविधता, तेजी से जनन, जटिलता या फिर अनुकूलन। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तेजी से जनन, क्योंकि यहाँ से हम उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं कि कोई एक जनक जीव है जो अपने जैसे दो जनक जीव का निर्माण करते हैं, और ये दो जनक जीव जो होते हैं ये भी अपने जैसे बहुत सारे जनक जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, बहुत ही कम समय में अधिक जीवों का उत्पन्न हो रहा है, यानी तेजी से जनन की क्रिया हो रही है। तो अलैंगिक जनन का यह जो है एक मुख्य लाभ हो जाएगा तेजी से जनन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 35 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि लैंगिक जनन में विविधता का क्या कारण है। तो हमारा ऑप्शन है एक जनक, क्लोन यानी समान, युग्मकों का संयोजन या फिर विखंडन। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है युग्मकों का संयोजन। युग्मक क्या होता है इसे समझने के लिए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। और नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं यानी सब संयोजन करते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन के फलस्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। और तो यहाँ पे हम देखते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के दोनों संयोग करते हैं। तो नर युग्मक के डीएनए समावेश और मादा युग्मक के डीएनए समावेश से जब उसे संयोजन करते हैं क्रॉसिंग ओवर के दौरान इसमें भिन्नता उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण से एक नया डीएनए समावेश बनता है, जिसमें एक नया गुण विद्यमान होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नया गुण समावेश निर्माण होता है। तो लैंगिक जनन में विविधता का कारण होता है युग्मकों का संयोजन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मानव शुक्राणु में क्या होता है। तो मानव शुक्राणु में होता है पूंछ, जड़, पत्ती, बीजपत्र। तो हम अपना आंसर यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से भी खोज सकते हैं। कैसे खोज सकते हैं, तो हमारा 3 ऑप्शन है, जड़, पत्ती और बीजपत्र, जो कि पौधों में होता है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूंछ। मानव शुक्राणु में क्या क्या होता है इसे समझने के लिए हम चित्र की तरफ ध्यान देंगे। तो मानव शुक्राणु के जो होते हैं 3 भाग होते हैं, एक सिर होते हैं, एक मध्य भाग होते हैं और एक नीचे में पूंछ होता है। सिर भाग में एक संरचना होती है जिसे नुक्रुम कहा जाता है, और मध्य भाग में भी एक संरचना होती है जिसे मार्सुद्र कहता है, मार्सुद्रिव। आई होप आप समझ गए होंगे। इसे आप याद रख सकते हैं मानव शुक्राणु में कौन से भाग में क्या क्या होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि शुक्राणु का क्या कार्य है। तो पोषण, गति देना, अंडाणु से मिलना या फिर भ्रूण बनाना। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, अंडाणु से मिलना। इसे समझने के लिए हम चित्र की तरफ ध्यान देते हैं। ये जो है हमारा शुक्राणु है, और ये क्या करती है, गमन करती है। ये गमन करती है, और ये जो है अंडाणु से मिलती है। अंडाणु से मिलने के बाद ये जो है संयोजन करती है, जिससे निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया के बाद जो होता है गर्भधारण करती है। कौन, महिलाएं गर्भधारण करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि अंडाणु का निर्माण होता है गर्भाशय में, फैलोपियन नली में, अंडाशय में या फिर योनि में। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, अंडाशय में इसका निर्माण होता है। तो अंडाणु का निर्माण होता है, तो इसमें अंडा आता है और इसमें भी अंडा आता है, तो अंडा अंडा ट्रिक बन जाता है। तो अंडाणु का निर्माण अंडाशय में हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए। चलिए प्रश्न नंबर 39 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि मानव में गर्भधारण का स्थान है। तो अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नली या फिर योनि। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यह जो है गर्भाशय होता है, और यहीं पर जो है गर्भधारण होता है, और बच्चे जो होते हैं यानी भ्रूण यहीं पर होते हैं। और आप समझ चुके हैं कि मानव में गर्भधारण का स्थान जो होता है गर्भाशय होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 40 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि भ्रूण का पोषण होता है। तो वो यानी भ्रूण यानी बच्चे का पोषण होता है नाल, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को अपरा भी कहा जाता है, या फिर फेफड़े से, यकृत से या फिर हृदय से। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, नाल के द्वारा। तो ये जो होता है ये इसे अपरा या प्लेसेंटा या फिर नाल कहा जाता है। इससे ही बच्चे का जो होता है पोषण होता है, एवं इसका उत्सर्जन निष्कर्षण भी इसी नाल के द्वारा होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 41 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि मानव में जनन आयु आरंभ होती है। मानव में जनन आयु आरंभ होती है जन्म से, किशोरावस्था से, वृद्धावस्था से या फिर बचपन से। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किशोरावस्था से, क्योंकि जनन आयु जो होती है किशोरावस्था से आरंभ होती है, ना कि बचपन, जन्म और वृद्धावस्था से।
तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 42 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 42 कहता है कि मासिक धर्म चक्र संबंधित है। तो मासिक धर्म चक्र किससे संबंधित होता है? पुरुष से, दोनों से, यानी स्त्री पुरुष दोनों से, या फिर स्त्री से, या फिर शिशु से। तो जैसा कि हम बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि मासिक धर्म चक्र जो होता है स्त्रियों में होता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हो सकता। चलिए प्रश्न नंबर 43 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि मासिक धर्म सामान्यतः कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, 35 दिन। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है 28 दिन। जैसा कि मासिक धर्म चक्र से आप समझ सकते हैं, शुरुआत के पहले सप्ताह जो होते हैं पहले ब्लड आते हैं और उसके 14वें दिन जो होती है अनुसर की क्रिया होती है और पूरा मासिक धर्म चक्र को इस सारणी से आप समझ सकते हैं जो कि स्त्री में होता है और यह कुल 28 दिनों का होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि किस हार्मोन से शुक्राणु निर्माण नियंत्रण होता है? किस हार्मोन से शुक्राणु निर्माण नियंत्रण होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या फिर इंसुलिन हार्मोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि शुक्राणु निर्माण पर जो है ये नियंत्रण रखता है कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी मस्तिष्क का एक भाग होती है जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, वो इसको आदेश भी देती है एवं इस पर नियंत्रण भी रखती है। तो यहाँ पे शुक्राणु निर्माण पर नियंत्रण रख रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर नियंत्रण रख रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 45 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि पौधों में परागकण का माध्यम नहीं है। तो पौधों में परागकण का माध्यम नहीं है वायु, जल, कीट या फिर जल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल, जहाँ पर परागकण का माध्यम नहीं होता है। वायु से भी पुष्प में परागकण हो जाता है, जल से भी परागकण हो जाता है और कीड़े मकोड़े से भी परागकण हो जाता है, जबकि जल में जो पृथ्वी के अंदर रहता है इसमें परागकण नहीं होता है, परागकण का माध्यम नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि 100 परागण होता है, यानी एक ही पुष्प में 2 पौधों में, 2 प्रजातियों में या फिर 2 फल में। तो 100 परागण जो होता है एक ही पुष्प में होता है और ये पुष्प का जो चित्र है इसके सभी भाग है। पुष्प जो होता है ये जो है मादा भाग होता है और ये जो है परागकोश कहलाता है और ये जो है वर्तिकाग है। वर्तिकाग कौन है? ये जो आप देख रहे हैं ना वर्तिकाग है ये, और ये जो है परागकण है। परागकण ये जो है यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से यहाँ आता है, ये परागण है और 100 परागण क्रिया यहाँ पे हो रही है। तो आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि पर परागण से लाभ है कम विविधता, अधिक विविधता, क्लोन या फिर धीमा जनन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिक विविधता, क्योंकि समझने के लिए हम एक पौधे को लेते हैं और इसमें कीटों के माध्यम से परागण का जो होता है स्थानांतरण होता है जिससे पर परागण क्रिया होती है और पर परागण क्रिया से होती है एक नए संतति जीव का निर्माण होता है, उसके पुष्प के रंग में परिवर्तन हो जाता है जिस कारण से आनुवांशिक विविधता में वृद्धि होती है। यानी हम कह सकते हैं कि पर परागण से जो लाभ होते हैं अधिक विविधता होती है, यानी अधिक गुण उत्पन्न होती है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 48 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निषेचन के बाद पुष्पदल का क्या होता है? फल बनाता है, बीज बनाता है, सूख जाता है या फिर जड़ जाता है? इसे समझने के लिए हम पुष्प की तरफ से ध्यान देंगे। ये जो है हमारा पुष्प है और इसके पंखुड़ियों को हम पुष्पदल कहते हैं और यह निषेचन के बाद जो होती है सूख जाती है और ये टूटकर गिर जाती है और इस भाले भाग में जो होता है ये अंडाशय होता है और यहाँ पे जो है फल बनता है। तो आप समझ चुके होंगे कि निषेचन के बाद पुष्पदल जो होता है सूख जाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 49 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि बीज का बाहरी आवरण कहलाता है बीज पत्र, बीज आवरण या भ्रूण या फिर जड़। तो इसे समझने के लिए हम चित्र पर ध्यान देंगे। ये जो हमारा एक बीज का चित्र है और इसके बीज के बाहरी भाग को कहते हैं, बाहरी भाग को कहते हैं बीज आवरण और बीज के जो है अंदरी भाग को कहते हैं, आंतरिक भाग को बीज पत्र कहा जाता है। इस पर एक ट्रिक भी लागू होता है, बीज प्लस आवरण इक्वल टू बीज आवरण। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि अंकुरण के समय सबसे पहले निकलता है तना, पत्ती, जड़ या फिर फूल। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है जड़, क्योंकि यह जो एक बीज है बीज से पहले जड़ निकलता है, जड़ निकल जाने के बाद बीज से क्या निकलता है? तना निकलता है और तना जब वातावरण में पहुंच जाता है तो इससे पत्तियां निकलती है। तो इसका प्रोसेस होता है जड़, तना और पत्ती। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 51 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कहता है हाइड्रा में जनन होता है। जैसा कि प्रश्न नंबर 32 में हम आपको बता चुके थे कि हाइड्रा में जनन जो होता है मुकुलन विधि द्वारा होता है। तो यहाँ से जो हमारा ये हाइड्रा है इसके शरीर से क्या निकलते हैं? उभार निकलते हैं। इस उभार को हम क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं और इस मुकुल से ही एक नए जीव का निर्माण होता है जिस प्रोसेस को मुकुलन विधि कहते हैं। तो यह प्रायः ईस्ट और हाइड्रा में पाया जाता है। तो आप आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 52 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि अमीबा में केंद्रक विभाजन कहलाता है। तो अमीबा में जो केंद्रक का विभाजन होता है यानी एक अमीबा के एक केंद्रक होते हैं और जब ये अपने जैसे जीव का निर्माण करते हैं तो केंद्रक का विभाजन कर लेते हैं और 2 अमीबा में बदल जाते हैं। यानी केंद्रक का जो विभाजन होता है वह क्या कहलाता है? माइटोसिस, मियोसिस, निषेचन या फिर परागकण। तो अमीबा में केंद्रक का जो विभाजन होता है वो माइटोसिस कहलाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, यानी लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं वे क्या कहलाते हैं? माइटोसिस, मियोसिस, मुकुलन या फिर विखंडन। तो इसे हम मियोसिस कहते हैं, यानी लैंगिक जनन में जो युग्मक का निर्माण होता है वो मियोसिस कहलाता है, जो कि इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 54 की तरफ। हमारा 54वां नंबर प्रश्न कहता है कि मियोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पिछले प्रश्न में हम देखेंगे कि युग्मक का निर्माण जो होता है मियोसिस कहलाता है। तो मियोसिस का उद्देश्य क्या होगा? वृद्धि, मरम्मत, युग्मक निर्माण, ऊर्जा। तो युग्मक का जो निर्माण होता है नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है तो किससे होता है? तो मियोसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? युग्मक का निर्माण करना, जैसे कि आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि मानव में कौन सा अंग हार्मोन भी स्रावित करता है? तो मानव का कौन सा अंग है जो हार्मोन स्रावित करता है? हृदय है, वृषण है, फेफड़ा है या फिर गुर्दा है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृषण। तो वृषण से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस पर नियंत्रण रखता है? तो पिछले प्रश्न में हमको बता चुके हैं कि शुक्राणु के निर्माण में ये क्या करता है? नियंत्रण रखता है। और टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन पर मस्तिष्क की कौन सी ग्रंथि नियंत्रण करती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि करती है। और यह स्रावित कहाँ से होता है? तो वृषण से होता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 56 की तरफ। हमारा प्रश्न कहता है कि किशोरावस्था में लड़कियों के कौन सा परिवर्तन होता है? तो दाढ़ी आना, आवाज का भारी होना, स्तन का विकास या फिर मूंछ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल सटीक और सही है। तो स्तन का विकास होता है जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 57 की तरफ। हमारा प्रश्न कहता है कि भ्रूण के चारों ओर तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं, एमिनियोटिक द्रव कहते हैं, लसिका या फिर जल। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है एनिम्यूटिक द्रव। एनिम्यूटिक द्रव होता है भ्रूण के चारों तरफ होता है एनिम्यूटिक द्रव होता है जो बच्चे को शरीर की बनावट के साथ साथ इसके स्वस्थ विकास को भी बनाए रखने में सहायक होते हैं और ये नाल यानी अपना प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण और विसर्जन की क्रिया होती रहती है। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पुरुषों में गर्भ निरोधक का एक यांत्रिक तरीका क्या है? कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्डम या फिर लूप। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कॉन्डम। पुरुषों के गर्भ निरोधक के लिए ये यांत्रिक तरीका कार्य करता है और स्त्री के लिए कॉपर टी। हमारा क्वेश्चन
कहता है कि महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक का एक यांत्रिक तरीका कौन सा है? कॉपर टी, गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्डम या फिर नसबंदी। तो कॉपर टी होता है, ये एक यांत्रिक तरीका होता है। गर्भ निरोधक गोलियां भी होती है, ये जो होते हैं हार्मोनल विधि होती है। कॉन्डम जो होते हैं पुरुष के लिए यांत्रिक तरीका से बनाया जाता है, और नसबंदी जो होता है सर्जिकल विधि होता है। तो ये जो हमारा ये जो होता है ये कॉपर टी है, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही जोखिम का कार्य होता है। इसमें अंडाशय का जो नली होती है ये बंद कर दी जाती है, जिससे जब निषेचन क्रिया होती है तो बच्चे का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे शुक्राणु का मिलन अंडाणु से नहीं हो पाता, जिससे गर्भाधारण नहीं होता है। लेकिन इसका इस्तेमाल करना बहुत ही जोखिम होता है, जो कि खतरनाक साबित भी हो सकता है। तो मेरी सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल आप ना करें, सरकार के नियमों का पालन करें, हम दो हमारे दो के उद्देश्य का सिद्धांत पर पालन करें। तो इसी के साथ चलिए प्रश्न नंबर 60 की तरफ। हमारा 60 नंबर का प्रश्न कहता है कि पुरुष नसबंदी क्या है? तो पुरुष नसबंदी है अंडवाहिनी को काटना, शुक्रवाहिनी को काटना, गर्भाशय हटाना, अंडाशय हटाना। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, शुक्रवाहिनी को काटना। जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं, ये हमारा शुक्रवाहिनी जो है पुरुषों के होते हैं, जिसे यहाँ से काट कर बांध दिया गया है, जिससे अंडाणु का मिलन शुक्राणु से नहीं हो पाता है, शुक्राणु का मिलन अंडाणु से नहीं हो पाता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 61 की तरफ। तो फिर से हमारा प्रश्न कहता है कि महिला की नसबंदी क्या है? तो महिलाओं की नसबंदी जो होती है शुक्रवाहिनी काटना, शुक्रवाहिनी काटना पुरुष की नसबंदी है। अंडवाहिनी को काटना किसकी है? तो महिला की नसबंदी है। गर्भाशय हटाना, अंडाशय हटाना, तो हमारा महिला की नसबंदी क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडवाहिनी को काटना। ये जो अंडवाहिनी होते हैं इसे यहाँ से काट, यानी फ्लोपियन नली जो होते हैं उसे एक जगह से काट देता है, इसे अंडवाहिनी कहा जाता है, यानी यहाँ से इसे काट देता है, जिससे शुक्राणु तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 62 की तरफ। दोस्तों अब हम कुछ शारीरिक संबंध से होने वाले बीमारियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा यौन संचालित रोग जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो इसके दो ही कारण हैं, गनेरिया और सिफिलिस। यौन संचालित वो भी जीवाणु जनित रोग जो होते हैं गनेरिया या फिर सिफिलिस के कारण ही होते हैं, इसके अलावा ना के बराबर होते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है एड्स, गनेरिया, मसले, हेपेटाइटिस बी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गनेरिया। तो चलिए प्रश्न नंबर 63 की तरफ। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा यौन संचालित रोग विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा जनित यौन संचालित रोग जो होते हैं दो होते हैं, एक एड्स होते हैं और जेनिटल हार्पिस होते हैं। इस बीमारी हो जाने से लोगों की मृत्यु निश्चित समझो, क्योंकि इसमें जो है बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। तो हमारा ऑप्शन है एड्स, गनेरिया, सिफिलिस या जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में बताया कि गनेरिया और सिफिलिस जो होते हैं ये जो है जीवाणु जनित यौन संचालित रोग होते हैं, और एड्स जो होता है विषाणु यानी वायरस जनित यौन संचालित रोग। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 64 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि HIV का पूरा नाम क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि HIV क्या होता है। यह एक प्रकार का वायरस है जिसके कारण किसकी बीमारी होती है? तो एड्स नामक बीमारी होते हैं। HIV का पूरा नाम क्या होता है? इस HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो हमारा ऑप्शन है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिसीज वायरस, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वैक्सीन। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो चलिए हम आखिरी और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। दोस्तों यहाँ हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस पार्ट 2 का आखिरी प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियां क्या करती है? ये जो गर्भ निरोधक गोलियां जो है क्या करती है? शुक्राणु को मार देती है, अंडाणु को मार देती है, अंडोत्सर्ग को रोकती है या फिर निषेचन को रोकती है? इसे समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र में देखते हैं, जो गोलियां आप देख रहे हैं ये गर्भ निरोधक गोलियां होती है, और ये जो है हमारा अंडाशय होता है, और यह जो होता है क्या करता है, इस गोली को जब कोई खा लेता है तो यह जो होता है हार्मोनल संतुलन बदलकर अंडोत्सर्ग को रोक देता है। जो हार्मोन जो होता है उसका संतुलन को बदल देती है ये टैबलेट्स, और अंडोत्सर्ग को रोक देता है, जिससे अंडाणु का मिलन जो है शुक्राणु से नहीं हो पाता है, यानी अंडोत्सर्ग को रोकती है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10th के साइंस के जीवो में के पार्ट 1 तो कंप्लीट हो ही चुका था, पार्ट 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 31 से 65 तक के मोस्ट वीडियो एमसीक्यूज कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन 65 से आगे पार्ट 3 भी इसी तरह आसान भाषा में वीडियो में समझाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए पार्ट 3। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक भी आप सौरभ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आप चाहते हैं इसका पार्ट 3 भी आए तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।